नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान को लेकर। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण को में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान चल रहा है। सुबह 11 बजे तक की बात की जाए तो 23% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 32% से अधिक, सबसे कम महाराष्ट्र में 15% अभी तक मतदान हुआ है। इसके अलावा उड़ीसा विधानसभा के सेकेंड फेज की 35 सीटों पर 21% से अधिक, झारखंड की गांडे विधानसभा सीट पर 24% से अधिक और लखनऊ ईस्ट सीट पर 22% से अधिक वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश के महोबा में ड्यूटी के दौरान एक सीआरपीएफ की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और हुगली में बीजेपी कैंडिडेट्स और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प की भी खबर सामने आई है। तो वहीं मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गुलजार, सुभाष घई, अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी के अलावा आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास और अनिल अंबानी ने वोटिंग की। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा ने लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली में वोट डाला। 543 लोकसभा सीटों में चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हो गया। आज की सीटों को मिलाकर कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी। पढ़ूं अब इसको। तो आज 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग है, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान कराए जा रहे हैं। इस चरण में 695 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 82% यानी 12% महिलाएं सियासी किस्मत अपनी आजमा रही हैं। इसके अलावा आज के चुनाव में 2 हाई प्रोफाइल सीटें अमेठी और रायबरेली भी शामिल है, जहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों की सीटों पर गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर अमेठी सीट बीजेपी के खाते में डाल दी थी। वहीं रायबरेली सीट पर साल 2004 से कांग्रेस का कब्जा रहा है और सोनिया गांधी इसका प्रतिनिधित्व करती आई हैं। इस सीट से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। 5वें चरण की जिन 49 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें 2019 के चुनावों में 40 सीटें एनडीए ने जीती थी। आज जिन सीटों पर वोटिंग जारी है, उनमें महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, उड़ीसा की 5 और जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीटों पर वोटिंग जारी है। ईवीएम में कैद होगी। इस चरण में मोदी सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, पीयूष गोयल के साथ साथ बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी जैसे दिग्गज नेता मैदान में हैं। इसके अलावा शांतनु ठाकुर, चिराग पासवान, श्रीकांत शिंदे और रोहिणी आचार्य की भी किस्मत का फैसला होना है। तो आज 49 सीटों पर 5वें चरण का मतदान है। इसके अलावा 2 चरण बाकी रह जाएंगे। कुल 7 चरणों पे ये मतदान होना है। लोकसभा 2024 का जो मतदान है, कुल 7 चरणों में मतदान होना है और 5वें चरण का आज मतदान जारी है। कुल 49 सीटों पर वोटिंग है। तो आज हमारे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट साहिल दुहन जुड़ रहे हैं। साहिल दुहन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी रायबरेली सीट को लेकर, जहां राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत का फैसला आजमा रहे हैं। इनके सामने दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से उम्मीदवार हैं। क्या लगता है कितनी इनके माता की सीट रही है ये? सोनिया गांधी इस सीट पे सांसद रही हैं और अब जो है राहुल गांधी इस सीट से चुनावी मैदान में है। क्या लगता है, अमेठी छोड़कर वो रायबरेली आए तो अब इस सीट पे हालांकि टक्कर काफी जबरदस्त है, आपको क्या लगता है कि क्या यहां पे समीकरण है?
जी नमस्कार अदिति। सबसे पहले आपके श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो जहां तक रायबरेली सीट की बात है, ये कांग्रेस का और खास तौर पे गांधी परिवार का एकदम गढ़ रहा है। ये केवल सोनिया गांधी ही नहीं, उससे पहले फिरोज गांधी जी और इंदिरा गांधी भी यहाँ से कई बार सांसद रह चुकी हैं। खाली एक ही बार इंदिरा गांधी को 1977 में हार का सामना करना पड़ा था इस सीट से इमरजेंसी के बाद। पर हर बार सोनिया गांधी जो यहाँ 2004 से सांसद है, पहले वो अमेठी से लड़ती थी, उन्होंने वो सीट राहुल गांधी के लिए खाली कर रायबरेली पर लड़ने के लिए वो आई। 2004 से लगातार वो यहाँ पे सांसद हैं, पर पिछले चुनाव में उनकी जीत का मार्जिन हर बार की कंपैरिजन में काफी कम रह गया था। तो इसलिए सब लोग मान रहे थे कि इस बार भी कांटे की टक्कर होगी, पर सोनिया गांधी इस बार नहीं लड़ी। सब उम्मीद कर रहे थे कि प्रियंका गांधी यहां से लड़ेगी और राहुल गांधी अमेठी से। बट अमेठी की सीट छोड़कर राहुल गांधी ने रायबरेली आने का फैसला किया और प्रियंका गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा। पूरी की पूरी कांग्रेस की जो है साख जो है इस सीट से बच जाएगी अगर राहुल गांधी यहां से चुनाव जीत जाते हैं। और अगर वो यहां से हार जाएंगे राहुल गांधी, तो एक बड़ी हार जो है कांग्रेस की मानी जाएगी। जी, पर मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के हारने की कोई संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर आकर उनके लिए खूब प्रचार किया, सोनिया गांधी ने यहाँ पर आकर इमोशनल अपील की कि मैं आपका बेटा रायबरेली की जनता को सौंप रही हूँ, तो उससे मुझे लगता है कि माहौल काफी कुछ राहुल गांधी के पक्ष में हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ मार्जिन की बात है कि क्या वो 2-2.5 लाख का मार्जिन रहता है या उससे कम या उससे ज्यादा। यहाँ पे हार जीत का प्रश्न अब नहीं है, ये सीट साफ तौर पर राहुल गांधी निकाल कर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आपका मानना है कि ये सीट जो है राहुल गांधी निकाल के जा रहे हैं। लेकिन पिछली बार चुनाव की बात कर लें तो राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में थे, जहां से स्मृति ईरानी ने उन्हें करारी टक्कर दी थी। लेकिन अब स्मृति ईरानी की सीट छोड़कर रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहां केएल शर्मा को टिकट दी है कांग्रेस ने। तो ऐसे में काफी ऐसा लगता है कि अगर ये सीट भी अगर राहुल गांधी हार जाएंगे, रायबरेली अमेठी छोड़ के वो रायबरेली आए, और अगर ये सीट भी हार जाएंगे तो एक बहुत बुरी हार कांग्रेस की होगी और शायद आने वाले चुनावों में वो दोबारा वापसी जो उन्होंने अब तक दोबारा वापसी करना उनका काफी मुश्किल हो जाएगा। जी देखिए, वो तो किसी भी नेता के लिए कि अगर कोई अपनी परंपरागत सीट से हारता है तो उसकी साख को बट्टा लगता है, जैसे पिछली बार अमेठी में हुआ। बट अब की बार मुझे ऐसा कोई इफ एंड बट नहीं लग रहा। आई थिंक राहुल गांधी विल विन दिस सीट इजीली। ठीक है, इसके अलावा हम लखनऊ सीट पे बात कर लेते हैं। लखनऊ सीट पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है। क्या लगता है आपको कि कितनी दावेदारी जो है उनकी वहां पर है जीतने की? और लगभग उन्होंने 300 करोड़ का जो है वहां पे विकास कार्य किए हैं। इसको देखते हुए तो लगता है कि इस सीट को लेकर बीजेपी आश्वस्त है कि ये सीट तो बीजेपी के खाते में जाएगी। जी हाँ, ये ट्रेडिशनली भी बीजेपी की काफी स्ट्रांग सीट रही है। पहले यहाँ से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी लड़ते रहे हैं, उनकी भी ये सीट थी। 3 या 4 बार वो यहाँ से सांसद बने। 2014 से यहाँ पे राजनाथ सिंह जी सांसद हैं। राजनाथ सिंह जी की इमेज भी साफ सुथरी है, ठाकुर समाज के बड़े नेता हैं, और इवन लखनऊ में कुछ मुसलमानों का वोट भी उनको मिलता है। वो ऐसी भेदभाव की राजनीति के लिए नहीं जाने जाते हैं। तो मुझे लग रहा है राजनाथ सिंह जी इजीली लखनऊ की सीट निकाल लेंगे। यहाँ पे भी कोई कंपटीशन नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी रविदास मेहरोत्रा जो कैंडिडेट अपना उतारा है, वो कोई इतना मजबूत प्रत्याशी नहीं है, तो राजनाथ सिंह के लिए सीट बहुत ज्यादा सेफ है। जी, सीधे सीधे मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। ऐसे में बीएसपी कहां नजर आ रही है? बीएसपी को कहीं ना कहीं अपना वजूद ही नजर नहीं आ रहा है कि वो कितनी सीटों पे जो है आ पाएगी। उनका वजूद ही उनको साबित करना पड़ रहा है इस बार। देखिए, बीएसपी ने पहले 2 चरणों में काफी मजबूती से चुनाव लड़ा। आकाश आनंद जी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे थे, बट फिर पता नहीं किस कारण से आकाश आनंद को मायावती जी ने घर बिठा दिया। उन्हें अपने उत्तराधिकारी के पद से भी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटाया, ये कहकर कि जब तक वो मैच्योर नहीं होते वो नहीं किसी पद पर रहेंगे पार्टी में। तब के बाद से बीएसपी का कैडर कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ से महसूस कर रहा है, और जो उनके ट्रेडिशनल वोट है अब एक ही जाति का, वही उनको अब की बार मिलने जा रहा है। और काफी सीटों पर जहां वो खेल बिगाड़ने की स्थिति में थी, मुझे नहीं लगता कि अब की बार वो ज्यादा किसी का खेल बिगाड़ेंगे। यहाँ सीधा इंडिया गठबंधन और एनडीए की टक्कर है। जी जी, इसके अलावा हम केसरगंज सीट की भी बात कर लेते हैं, जहां से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे जो है चुनावी मैदान में हैं। बृजभूषण शरण सिंह पे जिस तरीके से पहलवानों ने आरोप लगाया, क्या लगता है क्या उनके बेटे बीजेपी से जीत पाएंगे? जी, मुझे लगता है उनको भी जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह जी ने वहां पर काफी
काम किए हैं उस एरिया में, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल वगैरह काफी चलाते हैं वो। और दूसरी बात कि जब तक यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो गए तब तक इनका नाम नहीं अनाउंस किया गया, क्योंकि वहां पर बीजेपी को डर था कि अगर इनका नाम अनाउंस होता है तो जाट समाज में कहीं ना कहीं बुरा संदेश जाएगा, इसीलिए उनका नाम होल्ड पर रखा गया। लास्ट मोमेंट पे उनके बेटे को टिकट दिया गया, तो आई थिंक वो इजीली अपनी सीट निकाल लेंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं है। जी, वहां कोई आपको दिक्कत नजर नहीं आ रही है। इस बीच जो है केसरगंज सीट से जो पहले सांसद रह चुके हैं बृजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि इस बार जो उन पे आरोप लगे हैं उस कारण ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए बाहर आएंगे और उनके पक्ष में वोटिंग करेंगे। जी, ऐसा हो भी सकता है। अगर किसी क्षेत्र के नेता पर आरोप लगते हैं तो कई बार उस क्षेत्र की जनता अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो उनके प्रति एकजुट और लामबंद होकर वोट करती है और उनको जिताने का काम करती है। तो मुझे लग रहा है कि करण भूषण इजीली ये सीट निकाल के लेकर जाएंगे। ठीक है, तो वही की भी बात कर लेते हैं। बिहार के हाजीपुर सीट से वो लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं और लगातार उनके पिताजी की ये सीट रही है, तो क्या लगता है उनके दावेदारी कैसी है हाजीपुर सीट में? जी हाँ, निश्चित रूप से उनके पारिवारिक सीट है। चिराग पासवान काफी एक युवा नेता के तौर पर बिहार में उभरे हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने नीतीश कुमार जी से भी पैचअप करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से उनको ये सीट निकाल लेनी चाहिए। बस एक ये परेशानी उनको आ सकती है कि क्या जेडीयू का वोटर उनको वोट करेगा, जिस तरीके से पहले वो नीतीश कुमार जी पर हमलावर रहे। बट फिर भी मुझे लगता है बीजेपी के वोट और उनकी खुद की पार्टी के वोट मिलाकर भी वो सीट आराम से निकाल कर ले जाएंगे। सारण सीट पर रोहिणी यादव हैं आरजेडी से, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? ये इस चरण के सबसे दिलचस्प मुकाबलों में यही है, क्योंकि दोनों दिग्गज मैदान में हैं। एक तरह से लालू यादव की साख वहां पर दांव पर लगी हुई है और राजीव प्रताप रूडी भी भाजपा के भारी भरकम नेता हैं, बिहार के सबसे बड़े नेताओं में से हैं भाजपा के। तो और रोहिणी आचार्य सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने अपने पिताजी को अपनी किडनी दान दी थी, तो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छी बेटे के रूप में प्रस्तुत करके राष्ट्रीय जनता दल ये सीट निकालने की कोशिश कर रहा है। लालू यादव जी ने भी बहुत टाइम तक सारण में ही अपना कैंप करके पूरा इनको जिताने की कोशिश की है। तो पर वहां पर जातिगत समीकरण पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। ठाकुर वोट राजीव प्रताप रूडी के साथ लामबंद होंगे, यादव वोट और मुस्लिम वोट डेफिनेटली राजद के पक्ष में जा रहे हैं, पर बाकी सारी और अपर कास्ट जितना वोट है वो भी मैक्सिमम बीजेपी को ही मिलेगा। तो बाकी जितनी छोटी जातियां हैं उन पर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि उनका रुख किस तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर है इस सीट पर और सबसे देखने लायक सीटों में होगी ये 4 जून को। जी, ये जो राजीव प्रताप रूडी की आप बात कर रहे हैं, ये इस बार अगर जीत जाते हैं तो ये हैट्रिक वो लगाएंगे। पिछली 2 बार से वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं और दोबारा बीजेपी ने राजीव प्रताप रूडी पे ही दांव खेला है, तो रोहिणी यादव के लिए तो ये काफी मुश्किल भरा हो जाएगा। जी, मुश्किल सीट तो है। अपना पहला इलेक्शन लड़ रही है रोहिणी यादव, बट एक तरीके से लालू यादव ही यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी यहाँ पर खूब प्रचार किया और 2 बार से सांसद रहने के कारण राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा बहुत माहौल भी है। तो बहुत ही कांटे की टक्कर है और इस सीट पर कुछ भी कहना मुश्किल है। जो भी हार जीत होगी बड़े ही कम मार्जिन से होने जा रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में भी आज चुनाव है बारामूला सीट को लेकर। बारामूला से उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में हैं। जिस तरीके से 370 वहां पे हटा है, क्या लगता है आपको कि किस पार्टी की तरफ जो है रुझान वहां पे रहेगा? देखिए, वहां जो मेन टक्कर है, बीजेपी तो वहां पे चुनाव लड़ नहीं रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, उनके सामने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद लोन है जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थन दे रही है, बट भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई ज्यादा वजूद है नहीं। तो मेरे ख्याल से उमर अब्दुल्ला को वो सीट निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का भी समर्थन उनको प्राप्त है, उनका खुद का कैडर भी काफी वहां स्ट्रांग है। तो आई थिंक वो सीट इजीली नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आएगी। मुंबई में भी आज वोटिंग जारी है। तमाम जितने बड़े अभिनेता हैं बांद्रा में रहने वाले, अनिल कपूर, अनिल अंबानी ने भी वहां पे वोट डाला। इसके अलावा अक्षय कुमार जी ने वहां पे वोट डाला, हेमा मालिनी भी वहां वोट डालने के लिए पहुंची। और बात कर ली जाए, धर्मेंद्र सिंह भी आज पहुंचे, इमरान हाशमी पहुंचे, शबाना आजमी पहुंची हैं और सबने जो है
लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा निकलकर बाहर आएं और मतदान करें। इसके अलावा वहां पे रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन भी पहुंचे। हालांकि इस दौरान ऋतिक रोशन ने एक बहुत अच्छा बयान जनता को दिया है। आप जिन उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए जा रहे हैं, एक बार उनके बारे में स्टडी जरूर कर लें कि आखिर कौन किस पद पे रह चुका है, उनका बैकग्राउंड जरूर जान ले। ये बयान जो है ऋतिक रोशन ने वोट देने के बाद प्रेस वालों को दिया है बयान अपना, तो बहुत अच्छी बात ऋतिक रोशन। दुहान जी, आपने इस तमाम जानकारी के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से अमित सिंह। लखनऊ से अमित सिंह से हम लेंगे ज्यादा जानकारी, रायबरेली सीट को लेंगे और अमेठी सीट को लेकर उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। राहुल दुहान ने हमें तमाम जानकारी दी, केसरगंज सीट को लेकर दी, रायबरेली सीट को लेकर दी, अमेठी सीट को लेकर दी, सारण सीट को लेकर दी। और अब हम इन्हीं लखनऊ से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ लखनऊ सीट पर इस समय नजर आ रहा है। अमित सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। अमित सिंह जी, लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए तो तमाम जो प्रत्याशी हैं कहीं न कहीं उनकी साख जो है दांव पर लगी है। अगर लखनऊ की बात करें तो जिस प्रकार से देखा जाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो रविदास मल्होत्रा यहाँ से प्रत्याशी है। कहीं न कहीं दोनों के बीच में जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और देखा जाए कहीं न कहीं जो इनकी किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और लगातार जिस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर जो है मतदान चल रहा है। अगर परसेंटेज की बात करें तो जिस प्रकार से देखा जाए परसेंटेज लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से 1 बजे के आसपास से जो परसेंटेज आया है वो कहीं न कहीं चिंता का विषय। क्योंकि अगर देखा जाए तो लखनऊ की जो सीट है, शहरी क्षेत्र है, वहां पर 33% जो है मतदान हुआ, 33.5%। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कड़ाके के धूप होने के बावजूद जो लोग हैं वो घरों से जरूर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई, चाहे पानी की व्यवस्था की गई हो या फिर जो टेंट लगाए गए हैं। लेकिन अन्य सीटों की बात करें तो आंकड़े में जो लखनऊ की शहरी क्षेत्र की सीट है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस प्रकार से परसेंटेज है वो लगातार घटता जा रहा है। क्योंकि और इस सीटों की बात करें, क्योंकि जिस प्रकार से हम 1 बजे का जो परसेंटेज आया है पूरे यूपी की अगर बात कर लेते हैं, जिन 14 सीटों पर जो है मतदान चल रहा है तो वहां पर करीब 40% के आसपास जो है मतदान हो चुका है। अगर अमेठी की बात करें तो 38.21% मतदान हो चुका है। अगर हम बांदा की बात कर लेते हैं तो 40% के आसपास जो है यहाँ पर 1 बजे तक मतदान हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज की बात करें तो कहीं देखिए बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर 44.77% जो मतदान हुआ है। फैजाबाद की अगर हम बात कर लेते हैं तो 40 से 41% यहाँ पर भी मतदान हो चुका है। और फतेहपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 40% के आसपास मतदान हो चुका है। गोंडा की बात करें तो 36% के आसपास मतदान हो चुका है। हमीरपुर 40% हो चुका है। और जालौन की बात करें तो यहाँ पर भी 40-40% जो मतदान हो चुका है। और झांसी की बात करें तो 43.61% यहाँ पर मतदान हो चुका है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग जो है कड़ाके के धूप के साथ साथ जो घरों से निकलने, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए लगातार जब से मतदान शुरू हुआ है लोग घरों से लगातार निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से देखा जाए तो प्रत्याशी है कहीं ना कहीं उनकी किस्मत जो है अब कैद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं लेकिन अगर जिन 14 ऑन एन एवरेज 44% के आसपास, 40 से 44% के आसपास मतदान हुआ है। देखा जाए तो ये पिछले चुनाव के मुकाबले कम ही है। लगभग 44% से तो मतदान जो है 1 बजे तक जो माना जाता है कि 50% से अधिक मतदान हो जाता है, लेकिन अभी 44% आप बता रहे हैं। और कम से कम 42 डिग्री टेम्परेचर में लोग किस तरीके की मुश्किलें जो है फेस कर रहे हैं वोटिंग डालने को लेकर? हाँ, देखिए जिस प्रकार से देखा जाए तो धूप है वो कड़ाके की धूप है और लोग जो है फिलहाल घरों से निकल रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर लोगों की बात करें तो जो धूप में निकलना हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आधा समय बीत चुका है और आधे समय की बात करें तो करीब 50% मतदान हो जाना चाहिए था। लेकिन लोग जो है घरों से सबसे ज्यादा धूप होने के कारण जो घरों से निकल नहीं रहे। लेकिन अगर सुबह की बात करें जब 11 बजे का आंकड़ा आया था तो कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा था। लेकिन इसके बीच का जब आंकड़ा आया, परसेंटेज आया, तो कहीं ना कहीं वो परसेंटेज जरूर कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे धूप कम पड़ती जा रही, लोग जो है घरों से जरूर निकलते हुए नजर आ रहे हैं।
और लगातार देखा जाए तो कहीं न कहीं लोगों का जो है लगातार जो पोलिंग बूथों पर है संख्या बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि सुबह की बात करें सुबह से जो है देखा जाए तो पोलिंग बूथों पर ज्यादा लोग नजर आ रहे थे। अमेठी सीट की बात कर लेते हैं। अमेठी सीट में स्मृति ईरानी चुनावी मैदान पे हैं और खुद आज वो वोट डालने के लिए गई। खुद वहां पे उन्होंने, जब उनको ये आरोप लगे थे कि वो बाहर की महिला है, अमेठी से नहीं है, तो उन्होंने वहां अपना जो मतदान का अधिकार है वो वहीं से लिया और साथ ही साथ अपना घर भी अमेठी में लिया। तो एक क्या जिसे कहते हैं संदेश देते हुए नजर आई। अगर हम अमेठी सीट की बात करें तो कहीं न कहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अमेठी और रायबरेली कहीं से हॉट सीट मानी जा रही थी, लगातार इसमें असमंजस लगाए जा रहे थे। अमेठी की बात करें तो स्मृति ईरानी जो है वहां से जो है मौजूदा सांसद 2000 टिके हुई थी, दोबारा इनको जो है प्रत्याशी यहाँ से बनाया गया है। और लेकिन जिस प्रकार से अगर कांग्रेस की बात करें तो बड़ा असमंजस चल रहा था किसको प्रत्याशी बनाया जाए। जो कांग्रेस के जो करीबी थे KL शर्मा जो है इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। इनके बीच में जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों की बात करें तो कहीं न कहीं नाराजगी जरूर वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि सुबह से जब हमने वहां के लोगों की बात किया जाए तो लोगों से जब बात किया, तमाम वो बयान हमने देखे थे, वो तमाम मुद्दों को लेकर इनको घेरने का काम कर रहे थे। चाहे महंगाई की बात किया जाए, क्योंकि स्मृति ईरानी की बात करें तो जो जब 14 में इनकी सरकार आई थी तब कहीं न कहीं जो सिलेंडर वाला इनका एक बयान था, बहुत हुई महंगाई की मार, इन मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं लोग जरूर इनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जनता है खेमे में जाएगी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है, परिणाम आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अगर हम रायबरेली सीट की बात करें तो कहीं न कहीं ये भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से प्रत्याशी है और देखा जाए और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो दिनेश प्रताप सिंह यहाँ से जो प्रत्याशी, तो कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में कड़ाके की टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल जनता है वो घरों से निकल रही, वोट डालने के लिए पहुंच रही। जो इनकी किस्मत है वो आज EVM में कैद हो जाएगी और परिणाम आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि यहाँ पे तो कौन जीतकर विजय होता है। जी, अमेठी से राहुल गांधी तो चुनावी मैदान में उतरे नहीं, उन्होंने रायबरेली को चुना। इसके अलावा वहां से KL शर्मा हैं कांग्रेस से और लगातार जिसे कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ जो उनकी बहन है प्रियंका गांधी लो और तमाम जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने अमेठी में कई जनसभाएं भी की। और आप बता रहे हैं कि बढ़ते सिलेंडर के दामों को लेकर जो है स्मृति ईरानी से नाराज रही जनता, खासतौर पे महिलाएं नाराज रही। तो उनके और क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार अपना मतदान डालने को लेकर? देखिए, अगर लोगों की हम बात कर लेते हैं तो महंगाई के मुद्दे पर लोग घेरते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं की अगर हम बात करें तो रोजगार के मुद्दे पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी एक पोलिंग बूथ पे गए थे, वहां पर तमाम युवा बैठे थे, तो उनसे जब मैं बात कर रहा था उनका यही कहना था, क्योंकि जो मुद्दा देखा होगा उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक वाला मामला था, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जो युवा है कहीं न कहीं इससे जरूर नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। और महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, इन सभी मुद्दों को लेकर लोग वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वो समय बताएगा और देखा जाए जिस प्रकार से मतदान चल रहा है, जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत जो है EVM में कैद हो रही है। अब जब परिणाम आएगा तो परिणाम किसके खेमे में आएंगे तो आने वाला समय बताएगा। जी, केसरगंज सीट की बात कर लेते हैं। वहां से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को बीजेपी ने चुनावी टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से पहलवानों ने आरोप लगाए थे उन पर, कहीं नुकसान पहुंचेगा उनको? देखिए, कैसरगंज सीट जो थी वो काफी हॉट सीट बनी हुई थी। जो बृजभूषण शरण सिंह थे इनके ऊपर महिलाओं ने जो है आरोप लगाया था और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो है इनका वहां से टिकट काट दिया और इनके बेटे को टिकट दिया है। और जिस प्रकार से देखा जाए नाराजगी तो खास तौर पर देखी जा रही है, लोगों के अंदर देखी जा रही है लगातार, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आई थी कहीं से उन मुद्दों पर जो है सफल नहीं हो पाई है। लोगों की बात करें तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से वोट परसेंटेज घटा है और इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। और देखा जाए तो कैसे सीट की बात करें तो वहां पर भी जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ाके की टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल देखा जाए तो वहां पर भी मतदान 7 बजे से चल रहा है। लोगों की संख्या की बात करें तो लगातार जो है सुबह तक भीड़ थी, लेकिन जब धूप हुई तो उसके बाद लोगों की संख्या कम पड़ी है। फिलहाल देखा जाए तो कहीं न कहीं वहां पर भी परसेंटेज जो है काफी आंकड़े में कम देखने को मिल रहा है। फिलहाल मतदान चल रहा है और इनके जो है किस्मत जो है EVM में कैद हो रही है। वो तो आने वाला परिणाम बताएगा कि आखिर लोग किस खेमे में गए। महंगाई के मुद्दे को लेकर जैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं के उत्तर प्रदेश के कहीं के जो दिल पे राज करता है, तो कहीं न कहीं लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री वही है।
उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पे मतदान हो रहा है, जिनमें से कि 13 तो बीजेपी ने ही जीती थी। सिर्फ एक सीट कांग्रेस की खाते में गई थी, वो भी रायबरेली से सोनिया गांधी की सीट है। तो कितना मुश्किल रहेगा कांग्रेस के लिए इस बार? देखिए, जरूर कांटे की टक्कर देखने को मिली है। हम 2019 चुनाव की बात करें तो जो 14 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है, वहां पर एक सीट को जो थी वो रायबरेली सीट थी जो कांग्रेस में गई थी। फिलहाल लगातार जिस प्रकार से देखा जाए, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ रहा था, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार प्रचार कर रही थी। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, लगातार दौरा देखने को मिल रहा था। लेकिन रायबरेली सीट की बात करें तो कहीं सबसे ज्यादा चर्चा का विषय राहुल गांधी को लेकर है, और यहाँ से जिस प्रकार से वो जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी की बात करें तो जिस प्रकार से 11 बजे के आसपास जो राहुल गांधी वहां पर खुद पहुंचे थे, पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे थे। उनका कहना था कि वहां पर किसी प्रकार से जो है लोगों को अंदर दबाव न बनाया जाए और किसी प्रकार से लोगों को जो गुमराह करने की कोशिश न। राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे। तो देखा जाए तो लगातार जो सीटें हैं कहीं न कहीं उन सीटों पर, क्योंकि यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जिनकी जो दिग्गज है कहीं कि उनकी साथ दांव पर लगी है। हम फतेहपुर की अगर बात कर लेते हैं तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम, वहां से जो है प्रत्याशी हैं, तो कहीं कि उनकी साथ जो है दांव पर लगी हुई है। फिलहाल परिणाम आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट किया है। जी हाँ, तो आज के इस चुनावी मैदान में सबसे ज्यादा जो नजर बनी हुई है वो रायबरेली सीट को लेकर है और अमेठी को लेकर है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही साख दांव पे लगी हुई है। तो आज 5वें चरण का मतदान जारी है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, और अभी तक लगभग 1 बजे तक 40% से अधिक का मतदान हो चुका है। तो हमारे साथ अमित सिंह थे लखनऊ से, जो तमाम जानकारी हमें चुनाव को लेकर दे रहे थे। इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट साहिल दुहन भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी तमाम बातें हमारे सामने रखी। तो आज 5वें चरण का मतदान है। कुल 8 राज्यों का मतदान है, जिनमें से कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 6 राज्यों में मतदान हो रहा है। वहीं बात कर ली जाए, महाराष्ट्र में मतदान है, उड़ीसा में मतदान है, महाराष्ट्र के अलावा पश्चिम बंगाल में, यूपी की 14 सीटों पे मतदान है, बिहार की 5 सीटों पे मतदान है। तो तमाम राज्यों यानी कि 8 राज्यों में जो मतदान है, 49 सीटों पे मतदान है। और सबसे ज्यादा नजर जो है हाई प्रोफाइल सीट पे बनी हुई है, चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो रायबरेली हो। सबसे ज्यादा यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट पे नजर इस समय पे है कि आखिर कौन किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी। और इसके अलावा बीजेपी लखनऊ की सीट को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी चुनाव जो है काफी दिलचस्प है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हर बार खबरें आती हैं, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं होता जहां झड़प की खबरें सामने नहीं आती। इस बार फिर थोड़ी बहुत झड़प की खबरें वहां से सामने आई हैं। तो मतदान फिलहाल 5वें चरण का जारी है, शाम 7 बजे तक ये मतदान होगा और अभी तक 40% से अधिक का मतदान हो चुका है। 42 डिग्री के टेम्परेचर पर, लगभग 42 डिग्री का टेम्परेचर जो है कई राज्यों में है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।